जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री सिविक्स पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए एवं साइंस की बात की जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे तो सभी पे क्वेश्चंस प्रोवाइड हो चुका है। अब बारी है ज्योग्राफी की, तो आइए शुरुआत करते हैं। एवं इसमें जो हम लोग 300 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं। और आज के इस वीडियो में करेंगे हम लोग सौरमंडल एवं स्थलमंडल। तो शुरुआत हम करते हैं सौरमंडल से। तो प्रथम प्रश्न दिया गया है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो वैसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है उसको कहा जाता है ग्रह। तो ग्रह की श्रेणी में कौन कौन आते हैं, तो ग्रह की श्रेणी में मंगल, पृथ्वी, शुक्र, अरुण, वरुण, यूरेनस सभी आते हैं। तो कुल कितने उपग्रह हैं अभी और कितने ग्रह हैं, तो ग्रह की बात की जाए तो अभी कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, लेकिन जब से प्लूटो गायब हुआ है तब से 8 ग्रह हो गए हैं। सेकेंड प्रश्न दिया गया कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों की जो गति का नियम है वह कैपलर के द्वारा दिया गया था। तो कैपलर यहाँ पर सी में दिया गया है, इसलिए सेकंड का सी आंसर हो जाएगा। थर्ड दिया गया कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो जैसा कि मैंने प्रथम प्रश्न में भी आपको बताया कि अभी जो ग्रह की संख्या है वह 8 हो गई है। पहले 9 ग्रह थे, प्लूटो गायब हो चुका है हमारी श्रेणी से, तो अब जो है टोटल ग्रहों की संख्या वह 8 है। तो थर्ड का बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया गया कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम कौन सा है। तो जैसा कि हम जानते हैं सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो सबसे नजदीक बुध है। बुध के बाद क्या आता है, तो बुध के बाद आपको शुक्र आता है, शुक्र के बाद फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण, वरुण एवं यम आते हैं। तो इस प्रकार से ये श्रेणी होता है। तो सबसे नजदीक क्या हो गया, तो सबसे नजदीक बुध हो गया, तो बुध सभी में दिया गया है। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपको शुक्र होगा। तो बुध के बाद शुक्र 2 में दिया गया है, ए एवं डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए पृथ्वी, तो पृथ्वी थर्ड में आता है, जबकि यहाँ पर ये श्रेणी गलत दे दिया गया है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, तो फोर्थ का आंसर डी हो जाएगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। और यदि बात करें तो बुध कितने दिनों में परिक्रमा करता है सूर्य का, तो 88 डेज लेता है परिक्रमा करने में। शुक्र कितने दिनों में परिक्रमा करता है, तो वह 224.7 डेज लेता है। फिर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी जो है वह 365.25 डेज टाइम लेता है सूर्य के चारों ओर घूमने में। यदि मंगल की बात की जाए तो मंगल आपको 687 डेज लेता है सूर्य के चारों ओर घूमने में। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। पांचवा दिया गया कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो चमकीले ग्रह की बात की जाए तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वह आपका शुक्र है। एवं जैसे कि बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बृहस्पति। तो यदि बात की जाए फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर दिया गया पृथ्वी, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। एवं जैसे कि बी दिया गया है तो सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र है। उसके अलावा भी इसके 2 ऑप्शंस हैं, जैसे कि भोर का तारा हो गया और सायं का तारा हो गया, तो ये भी शुक्र को ही कहा जाता है। मंगल, तो मंगल क्या है, मंगल लाल ग्रह है। एवं बृहस्पति की बात की जाए तो सबसे भारी ग्रह जो हुआ आपका बृहस्पति है, तो यह आता है भारी ग्रह की श्रेणी में। एवं फिर यह जो है सबसे अधिक उपग्रहों वाला भी माना जाता है। तो इसके कितने उपग्रह हैं, तो कुल 67 उपग्रह हैं इसके। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का आंसर बी हो जाएगा। और आपको 6 दिया गया कि सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया प्लूटो, नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस। तो प्लूटो किसी समय थी लेकिन अब यह कक्षा से गायब हो गई है। तो अब कौन सा है, तो अब नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह माना जाता है, इसलिए 6 का बी हो जाएगा। 7वां दिया गया कि निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह जो हुआ बुध को माना जाता है, क्योंकि यह सूर्य से सबसे नजदीक है, तो इसलिए 7 का डी हो जाएगा। 8 दिया गया कि सूर्य के धरातल पर तापमान लगभग कितना होता है। तो सूर्य के धरातल पर जब हम जाएंगे तो वहां का जो तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 8 का सी हो जाएगा। 9 दिया गया है कि सूर्य के संघटन में सहायक गैस कौन सा है। तो संघटन मतलब क्या होता है, जिससे कि वहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा उत्पन्न करने में कौन सा गैस है जो कि सूर्य को सहायता प्रदान करता है। तो सूर्य जो है वह हीलियम एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर हीलियम एवं हाइड्रोजन डी में दिया गया है, इसलिए 9 का डी हो जाएगा। 10 दिया गया कि बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं बुध एवं मंगल, मंगल एवं शुक्र, मंगल एवं वरुण एवं बुध एवं शुक्र। तो बिना उपग्रह वाले जो है वह आपको है बुध एवं शुक्र। एवं बाकियों की बात की जाए बुध एवं मंगल दिया गया, मंगल एवं शुक्र दिया गया है। तो आइए बाकी ग्रह की बात करते हैं। तो बुध के कितने उपग्रह हैं, तो बुध के 0 उपग्रह हैं। मंगल के कितने हैं, तो मंगल कितने हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं। यहाँ भी मंगल के 2 उपग्रह हो गए। शुक्र के कितने हैं, तो शुक्र के 0 उपग्रह हैं। फिर मंगल के 2 उपग्रह हो गए। वरुण के कितने हैं, तो वरुण को आपको 27 उपग्रह हो गए। बुध के कितने हैं, तो बुध के 0 हैं। एवं शुक्र को कितने हैं, 0 हैं। तो इस अनुसार से आप देख सकते हैं कि जो 0 वाले हैं, बिना उपग्रह वाले हैं, वह बुध एवं शुक्र हैं, जो कि एक श्रेणी में दिए गए हैं। तो इसलिए 10 का डी आंसर हो जाएगा।
11 दिया गया कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एवं आप सभी से जानते होंगे, इसलिए मैं राइज करता हूं आपसे। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका रिप्लाई दे पाते हैं। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके रिप्लाई का, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। 12 दिया गया कि पृथ्वी का उपग्रह है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कोरोना, चंद्रमा, जुएना एवं कार्ला। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वह चंद्रमा है, तो 12 का बी हो जाएगा। 13 दिया गया कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर है। तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो हुआ चंद्रमा पर है, तो 13 का डी आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से आप सभी को ये वीडियोस मिलती है तो आप सभी को खुशी प्रदान होती है, सिमिलरली उसी प्रकार हमें भी तब खुशी मिलती है जब आप हमें रिव्यू करते हैं। कहाँ करते हैं? तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चों ने रिव्यू किया है, टोटल 4.6 रिव्यूज हैं अभी। तो आप भी आइए एवं रिव्यू कीजिए और जो भी हमारे बारे में राय है वो राय आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग रिव्यू जरूर कीजिएगा। 14 दिया गया कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे बड़े ग्रह की जो श्रेणी में आता है वह बृहस्पति आता है, तो 14 का सी हो जाएगा। 15 दिया गया कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, इसका अभी खोज किया जा रहा है, तो वहां से पुष्टि हो रही है कि वहां पर जीवन संभव है, तो 15 का बी आंसर हो जाएगा। 16 दिया गया कि नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है। तो नीला ग्रह के नाम से आप पृथ्वी को जानते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यह मैंने पहले ही बताया आपको, तो 16 का बी हो जाएगा। 17 दिया गया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वह 149 मिलियन है, जो कि यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए 17 का ए हो जाएगा। 18 दिया गया कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है। वह कौन सा जगह है जहां पर पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो वह जो जगह है वह आपका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि दिन एवं रात समान होती हैं, तो 18 का ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। 19 दिया गया कि पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण है। तो पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर घूर्णन करते रहती है, घूमते रहती है, इसी वजह से जो पार्ट सूर्य के सामने आता है, यह हमारा सूर्य है, यह हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, घूर्णन कर रही है, तो सूर्य के सामने जो पार्ट आएगी वहां पर प्रकाश आएगा और वहां पर दिन होता है, और जहां पर प्रकाश नहीं आता है वहां पर रात होती है। तो इसका वजह यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसी वजह से दिन एवं रात होते हैं, तो 19 का ए हो जाएगा। 20 दिया गया कि पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करती है। तो ऑप्शन दिया गया पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो पृथ्वी जो घूमती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व आपको यहाँ पर ए में दिया गया, इसलिए 20 का ए हो जाएगा। 21 दिया गया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है और उसको क्या बोला जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब अधिकतम दूरी होती है तो उसको अपसौर बोला जाता है, जो कि 4 जुलाई को होता है। तो प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अपसौर माना जाता है, उस दिन अपसौर कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, तो 21 का ए आंसर हो जाएगा। अब 22 दिया गया कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है। जो न्यूनतम दूरी होती है तो उसको उपसौर बोला जाता है। तो यह कब होती है? तो यह आपको 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को जो होता है वह सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है और इसको उपसौर कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो 22 का थर्ड आंसर हो जाएगा। अब आपको 23 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन एवं रात जो है वह आपको 21 मार्च एवं 22 सितंबर को होते हैं। तो 21 मार्च यहाँ पर ए में दिया गया है और 22 सितंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए एवं सी दोनों। तो 23 का डी आंसर हो जाएगा। 24 दिया गया कि चंद्रग्रहण का क्या कारण है। चंद्रग्रहण किसकी वजह से होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी चली आती है, तो जैसे कि यह आपका सूर्य है और यह आपका चंद्रमा है, मून है, अब इसके बीच अर्थ आ गई। क्या होता है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें यहाँ पर आई और यहाँ पर इस पार्ट पे जो है सूर्य की प्रकाश की किरणें यहाँ पर नहीं पड़ पाई, तो उस समय माना जाता है चंद्र ग्रहण। ओके, तो यहाँ पर आपको सी में दिया गया है कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना जो है वह चंद्र ग्रहण कहलाता है। एवं यहाँ पर जो है पृथ्वी होता और यहाँ पर चंद्रमा होती तो क्या होता? तो हमारा सूर्य ग्रहण होता, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आइए इसको डील कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया कि सूर्य ग्रहण का कारण क्या है। तो सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? सूर्य ग्रहण का कारण है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा का आ जाना। तो यहाँ पर ए में दिया गया कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह आपका सूर्य है, यह आपका पृथ्वी है, और इसके बीच में चंद्रमा आ जाएगी तो क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश आपको चंद्रमा में पड़ेगा, और जो प्रकाश चंद्रमा में पड़ेगी तो उतने पार्ट तक जो है पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पड़ पाएगा, तो वहां क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा कि वह सूर्य ग्रहण माना जाता है। तो 25 का ए आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आप सभी को पीडीएफ चाहिए होती है, तो पीडीएफ के लिए या तो आप वेबसाइट पे चले जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको बार-बार वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा, इसमें 2 टैब्स दिया गया है। एक टैब आपको यूट्यूब पे ले जाएगा और सेकंड टैब जो है वो आपको वेबसाइट पे ले जाएगा। तो वेबसाइट पे आप आ जाइएगा, फिर वेबसाइट पे आते ही आपको एसएससी जीडी का चाहिए, आरपीएफ का चाहिए, करंट अफेयर्स का चाहिए, तो उस पे क्लिक करें। जैसे मैंने एसएससी जीडी पे क्लिक किया तो अब हम डायरेक्टली एसएससी जीडी के वेबसाइट पे चले जाएंगे। अब इस पे देखिए आप लोगों की सुविधाओं के लिए सारी पीडीएफ विद आंसर की डाल दी गई है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर ये आपको पीडीएफ पे ले जाएगा। तो अब हम पीडीएफ पे आ चुके हैं। तो पीडीएफ पे देखिए इस प्रकार से पीडीएफ डाली गई है। तो यहाँ पर जो है 2011 का पीडीएफ है, तो आप देख सकते हैं पूरी आंसर की के साथ इसको डाल दी गई है। और क्लिक बटन पे क्लिक करते ही ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। और ये आपको ये कैसा लगा, हेल्पफुल है, इंटरेस्टिंग है, कूल है, तो आप इसको यहाँ से रेटिंग भी दे सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए इस चीज को जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ऐप को जाकर डाउनलोड कर लें एवं अपने फोन में इंस्टॉल कर लें। अब आपको 26 दिया गया कि मध्यरात्रि का सूर्य कहां दिखाई देता है। तो मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है, इसलिए 26 का सी आंसर हो जाएगा। 27 दिया गया कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास क्या है। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है वह 12,800 किलोमीटर है, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया, इसलिए 27 का सी आंसर हो जाएगा। 28 दिया गया कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वह आपको ग्रीनविच होकर गुजरती है। सुने होंगे, आप पढ़े होंगे 9th एवं 10th में, तो यह ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ग्रीनविच जो है डी में दिया गया है, इसलिए 28 का डी आंसर हो जाएगा। 29 दिया गया कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कुल 4 मिनट का अंतराल होता है। तो यहाँ पर 29 के डी में दिया गया है 4 मिनट, इसलिए 29 का डी आंसर हो जाएगा। अब 30 दिया गया कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों के पास जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखा की जो व्यास है, डायमीटर है, वह घटती चली जाती है। तो डायमीटर यहाँ पर बी में दिया गया है, इसलिए आंसर क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका सौरमंडल खत्म होता है। सौरमंडल में कुल 30 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन आपसे अराइज कर दिया है, तो उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। एवं अब बारी है स्थलमंडल की, तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में। तो एक वीडियो में कम से कम 2 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो इसे अंत तक देखें ताकि आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी एग्जाम अच्छा जाए। तो 31 से स्थलमंडल का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो 31 दिया गया कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है। तो निकेल नामक जो चुंबकीय पदार्थ है वह पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। तो 31 का क्या हो जाएगा, तो 31 का सी आंसर हो जाएगा। अब 32 दिया गया कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपट्टी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम क्रस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी में दिया गया है भूपट्टी, तो 32 का बी आंसर हो जाएगा। अब आपको 33 में दिया गया कि पृथ्वी का कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं वह आपके ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वह 29% पाया जाता है। यहाँ पर दिया गया कैल्शियम, सिलिकॉन एवं लोहा, तो सबसे अधिक यहाँ जो पाया जाता है वह ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए 33 का डी हो जाएगा। 34 दिया गया कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल पाया जाता है, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया, इसलिए 34 का ए आंसर हो जाएगा। 35 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टानें हैं। तो कायांतरित चट्टानें जो है वह आपको यहाँ पर संगमरमर है। ओके, तो 35 का क्या हो जाएगा, 35 का सी आंसर हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धरातल के जिस स्थल पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो सर्वप्रथम जहां पर भूकंप का अनुभव किया जाता है वह भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। तो पीडीएफ्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है studyandupdates.com, तो उस पर चले जाए, वहां पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है। तो वहां से पीडीएफ प्राप्त करके आप लोग इसका प्रैक्टिस करें ताकि आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो। और आपको 37 दिया गया कि विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्नलिखित में से किस कोटि में आते हैं। तो सबसे अधिक जो भूकंप है वह आपको परिक्षिप्त महासागरीय पेटी में आते हैं। तो परिक्षिप्त महासागरीय पेटी यहाँ पर सी में दिया गया, इसलिए 37 का सी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट दिया गया आपको कि रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं। तो रिएक्टर स्केल से आप भूकंप की तीव्रता मेजर करते हैं, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है, इसलिए 38 का ए आंसर हो जाएगा।
39 दिया गया कि भूकंपीय तरंगें किससे मापा जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ यहाँ पर सी में दिया गया, इसलिए 39 का सी आंसर हो जाएगा। इससे पहले जैसे कि बात की गई रिएक्टर स्केल, तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तरंगे नहीं मेजर करते हैं। तरंगे जो मेजर की जाती है वह सिस्मोग्राफ से मेजर की जाती है। ओके, तो 39 का सी आंसर हो जाएगा। 40 दिया गया कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इसलिए 40 का डी हो जाएगा। 41 दिया गया कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कैप्टोपैक्सी कहां स्थित है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आप कैप्टोपैक्सी के नाम से जानते हैं और यह आपको स्थित है इक्वेडोर में। तो 41 के बी में दिया गया इक्वेडोर, तो 41 का बी आंसर हो जाएगा। 42 दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब जो वह ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो 42 का ए हो जाएगा। 43 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलोमित नहीं है? ऑप्शंस हैं ज्वालामुखी एवं उसके स्थान। तो एटना ज्वालामुखी जो है वह इटली में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। फ्यूजिमिया जो है वह जापान में पाया जाता है, यह भी सही दिया गया है। पोपा, तो पोपा भी म्यांमार में पाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। क्राकोटोवा जो कि मलेशिया में, तो यह ऑप्शन गलत दिया गया है। क्राकोटोवा कहाँ पाया जाता है? तो यह हिंद महासागर में पाया जाता है। ओके, तो क्राकोटोवा हिंद महासागर में, एवं यह क्या है? यह आपका सुगमा जेवा द्वीप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सुगमा जेवा द्वीप में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो डी ऑप्शन गलत दिया गया है, इसलिए 43 का डी हो जाएगा। क्राकोटोवा जो हुआ हिंद महासागर में पाया जाता है। ओके, तो डी ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पर, तो डी हो जाएगा। 45 दिया गया कि रॉकीज, एंटीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो रॉकीड, एंटीज, अटलस, अल्पस, हिमालय, तो ये जो है आपको यह वलित पर्वत हैं। तो 44 का ए हो जाएगा वलित पर्वत। 45 दिया गया कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यह आपको नेपाल में स्थित है। तो 45 का सी हो जाएगा नेपाल। 46 दिया गया कि लोयस का पठार क्या है, कैसा है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है? तो लोयस में जो पठार है वह पवनकृत प्रवृत्ति की है, इसलिए 46 का डी हो जाएगा। 47 दिया गया कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। तो तिब्बत का पठार यहाँ पर ए में दिया गया, इसलिए 47 का ए हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 47 क्वेश्चन कराया, जिसमें कि 2 टॉपिक कवर किए गए। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको वायुमंडल से रिलेटेड लेकर, विश्व का भूगोल लेकर, तो उन्हें भी देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हो गए 47 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैंने आपसे राइज किया, तो उसका जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो सर्वप्रथम आप पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एवं जितना अत्यधिक हो सके इसे अपने दोस्तों के बीच, अपने कलीग्स के बीच, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उनके बीच शेयर जरूर करें।